किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गेहूं फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान और उनकी रोकथाम पे, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे मिर्च की बिजाई पे, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों। और इसके अलावा भाइयों जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाएंगे भैया का मनोरंजन। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा है गेहूं फसल में लगने वाले सूत्रकृमि, उनकी पहचान और उसकी रोकथाम पे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अपने हरियाणा प्रदेश की सबसे मुख्य फसल है, और गेहूं के अलावा जो भी जो है हमारे राज्य के कुछ भागों में उगाई जावा है। और इन दोनों फसलों में भाइयों कीड़ों और बीमारियों के अलावा कई तरह के सूत्रकृमियों भी नुकसान पहुंचाए हैं, और वैसे तो लगभग 30 तरह के सूत्रकृमि जो है वो गेहूं की फसल पर आक्रमण करे हैं। लेकिन अपने हरियाणा प्रदेश में एक तो मोलिया रोग जो कि सिस्ट सूत्रकृमि द्वारा फैलाया जावा है, और दूसरा है गेगला रोग जो कि गेहूं के बीज में पिटिका सूत्रकृमि द्वारा फैलाया जावा है। और इन फसलों के जो मुख्य सूत्रकृमि रोग हैं, और इन रोगों के अलावा गेगला रोग का सूत्रकृमि और एक जीवाणु जो है वो मिलकर टुंडू नाम का रोग भी पैदा करे है। और इन रोगों के लक्षण और इनकी रोकथाम के बारे में हम आपने बताएं, जिससे कि किसान भाई जो है अपनी फसल की पैदावार बढ़िया ले सके हैं। तो बात करें भाइयों मोलिया रोग की, तो ये रोग भाइयों सिस्ट सूत्रकृमि द्वारा फैलाया जावा है, और अपने हरियाणा राज्य में ये रोग जो है खास तौर पर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात जिलों में ज़्यादा देखा जावा है। और इस सूत्रकृमि की जो दूसरी जाति है वो अम्बाड़ा और पंचकुला जिलों में पाई जावा है। बात करें भाइयों मोलिया रोग के जो लक्षण हैं, इसमें तो इस रोग का जो सूत्रकृमि हो पौधे की जड़ पर आक्रमण करे है, जिसके कारण उनकी जो जमीन तय भोजन लेने की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए इस रोग से प्रभावित जो भी पौधे होंगे वो छोटे रह जाएंगे, कमज़ोर और पीले पड़ जाएंगे। 1.5 से 2 महीने होने पर जो है प्रभावित फसल जो है दूर तक ही पीली नज़र आओगी और बिल्कुल कमज़ोर फसल दिखाई देगी, और रोगी पौधे की जो जड़ है वो स्वस्थ पौधे की जड़ की अपेक्षा छोटी देखने मिलेगी। साथ ही भाइयों जो शाखाएँ हैं वो अधिक होने से ये जड़ें जो है झाड़ी नुमा दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसे पौधों पर बालियां भी छोटी और कम दाने वाली बने हैं। और शुरुआत के सालों में तो ये रोग के लक्षण कुछ जगह पर नजर आएंगे, लेकिन अगर हम लगातार हर साल जो है उस खेत में गेहूं की फसल ले रहे हैं तो यह बीमारी हर साल बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा होगा भाइयों कि जो पूरा खेत है यह बीमारी उसमें फैल जाएगी, और उपज जो है किसान भाई ने बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। और 70 से 80 दिन की फसल होने पर ये रोगी पौधे की जड़ों को उखाड़ कर अगर ध्यान से देखेंगे तो उन पर लगी सफ़ेद मोतियों जैसी छोटी छोटी सूत्रकृमि मादाएं दिखाई देंगी, और फसल पकड़ने पर ये जो मादाएं हैं वो जड़ों तक छूट कर ज़मीन में गिर जाए हैं, और फिर ज़मीन में गिर कर जो है सुप्त अवस्था में चली जाए हैं, और इनका रंग जो है सफ़ेद बुरा दिखाई देगा, और मिट्टी में पड़ी रह कर ये जो मृत मादा है, मरी मादा है, इन नाम का है सिस्ट। और एक सिस्ट के अंदर लगभग 200 से 300 अंडे जमा रहे हैं। गर्मी के मौसम में ये सूत्रकृमि जो सिस्ट हैं ये ज़मीन में बिल्कुल सोई अवस्था में पड़े रहे हैं, और गेहूं की बिजाई का जब समय आया यानी कि नवंबर के महीने में सही नमी और सही तापमान मिलते ये सिस्ट जो है वो लार्वे तो निकल कर जड़ों में पहुंच जाए हैं, और जड़ों के अंदर ही ये खावे हैं और
अपना बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो उनका जीवन चक्र है वो भी पूरा हुआ है और एक सूत्रकृमि का भाइयों 1 साल का जीवन चक्र हुआ है। ये बात करें भाई इसकी रोकथाम की, तो फसल चक्कर हमने जरूर अपनाना है, क्योंकि अगर एक ही खेत में लगातार हम गेहूं की फसल लेंदे रहोगे तो उसमें ये रोग बढ़ता जाओगा। ऐसे में भाई हमने फसल चक्कर अपनाना है। गेहूं या जौ की फसल हमने लगातार एक खेत में नहीं लेनी है, इसलिए भाइयों रोग तो जो ग्रसित खेत है इसमें इन फसलों को लगातार ना लेने की बजाय अगर हम दूसरी फसल है जैसे सरसों ले ली, चना है, मेथी है, धनिया है, गाजर इत्यादि भी हम उगा सके हैं। साथ ही भाइयों जब ग्रीष्मकालीन हम जुताई करें तो मोल्या जो ग्रसित खेत है उसकी मई और जून के महीने में 2-3 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर गहरी जुताई कर दें। ऐसा कारण तो भाइयों अधिकतर जो सूत्रकृमि है वो धूप में नष्ट हो जाए और फसल रोग से बच जाए। इसके अलावा हम एक उपाय और कर सके हैं, अगेती बिजाई, क्योंकि सूत्रकृमि के लार्वे निकलने का जो सही समय, उसका जो सही तापमान है वो नवंबर के महीने में मिला है और जो प्रभावित खेत है उसमें गेहूं या जो जौ है उसकी बिजाई हम 15 नवंबर तक कर लें तो सूत्रकृमियों के जो आक्रमण है उससे पहले जो फसल की बढ़ोतरी बढ़िया हो जाएगी और नुकसान कम होगा। इसके अलावा अगर जो अवरोधी किस्में हैं गेहूं की राज MR1 अगर हम फसल लेवें, जो बीज है वो लेवें, तो यह किस्म जो है वो एक मोल्या ग्रसित जो है अवरोधी किस्म है। इसके अलावा भाइयों जीवाणु खाद से भी हम बीज का उपचार कर सके हैं। गेहूं ने बोने से पहला बीज ने HT54 नामक एजोटिक के तहत 1 पैकेट टिक्का 10 किलोग्राम बीज हमने लेना है, उससे उपचारित करें तो भी समस्या का समाधान किया जा सके। इसके अलावा भाइयों सूत्रकृमि नाशक जो दवाई हैं उनका भी प्रयोग करके हम सूत्रकृमियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान जिसने फ्यूराडान 3G के नाम तो हम जाना है। दवाई 13 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब की दर से हमने बिजाई से पहला खाद के साथ मिलाकर पोड़ने से इस रोग की जो रोकथाम है करी जा सके है। लेकिन दवाई महंगी होने के कारण भाइयों पूरे खेत में डालने का सुझाव तभी दिया जाओ है जब खेत में रोग पूरी तरह से फैल गया है, अब उसका कोई नियंत्रण का तरीका नहीं रहा तो हमने फिर दवाई का छिड़काव करना है। अब बात करें भाइयों दूसरे रोग की। गेहूं की फसल में भाइयों जो दूसरा रोग है वो है गेगला रोग। इस रोग को ममनी या सेहू के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकृमियों द्वारा फैलाए जाने वाला यो रोग भाइयों सबसे पुराना रोग है जो कि सारे संसार में पाया जाता है और यो रोग भाइयों गेहूं में बीज पिटिका सूत्रकृमि नामक सूत्रकृमि द्वारा फैलाया जाता है। लक्षण की बात करें तो भाइयों इस रोग से प्रभावित जो पौधे हैं उसके तने का निचला भाग फूल का मोटा हो जाए और 20-50 दिन के बाद जो है पत्तियां पर झुरियां सी दिखाई देनी शुरू हो जाए, पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाए। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाओगा झुरियां खत्म होती जाएंगी और इस रोग के प्रभावित पौधे की जो बाली हैं वो छोटी और मोटी होती चली जाएंगी, जिनमें गेहूं के दानों की जगह टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जिन हम गेंगला या ममनी भी कहते हैं वो बन जाएंगी। और शुरू में तो ये ममनी जो है हरी, गहरी, भूरी या काली रंग की दिखाई देंगी और एक ममनी में जो है सूत्रकृमि के कई हजार लार्वे उसमें सोई अवस्था में रवा है। साथ ही भाइयों गहाई के समय में ये ममनियां जो हैं बीज के साथ मिल जाए और ऐसी जो ममनीग्रस्त बीज है उनको बोने तक फसल में यो रोग लगातार और फैलता चला जाए। फसल रोग की जब प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो बीज में जो मिली ममनियां हैं उनकी संख्या पर वो निर्भर करे है। और बात करें भाइयों टुंडू रोग की तो यो रोग है गेगला फसलों, गेगला जो फैलाने वाले सूत्रकृमि है उनके साथ एक जीवाणु जो है मिल जाए तो ये नया रोग बन जाए जिसका हम टुंडू रोग के नाम से जाना है। और ये रोग को भाइयों टुंडू के अलावा पीली बाड़ी गीलन रोग के नाम से भी जाना जाओ है। और इसके अगर लक्षण की बात करें तो भाइयों शुरुआत में इस रोग के लक्षण गेगला रोग जैसे ही दिखाई दे है, लेकिन मौसम में तापमान कम होने के साथ और नमी बढ़ने के साथ जो है टुंडू रोग अधिक फैलना शुरू हो जाए और इस मौसम में भाइयों पौधे के पत्ते, तने और बाड़ियों से चमकीले पीले चिपचिपे पदार्थ का रिसाव होना शुरू हो जाए। और ये वो भाइयों जीवाणु के कारण जो कि गेगले के साथ रवे हैं और सही मौसम में तेजी तक बढ़े हैं। चिपचिपे पदार्थ के कारण भाइयों इसमें जो है चिपकन और जो पर्ण छदन है वो आपस में गुथ जाए और पौधे की बढ़ोतरी रुक जाए।
शुष्क मौसम में यो जीवाणु सूख कर सख्त और भूरे रंग के हो जाए और रोग ग्रसित पौधे की बाड़ियाँ जो है वो दाने में नहीं बदल पाती और अगर बढ़ेंगी भी तो छोटे छोटे चिपके हुए दाने इसमें बढ़ेंगे। अब बात करें भाइयों टुंडू रोग की रोकथाम की। तो रोकथाम खातर भाई तो जो गेगड़ा और जो टुंडू है दोनों रोग ममनी ग्रसित बीज बोने तय फैले हैं और रोग आने के बाद इसका इलाज करना संभव नहीं है। इन रोगों से बचन खातर भाइयों एकमात्र सरल और जो सबसे सस्ता उपाय है वो है कि बीज प्रमाणित स्थान तक खरीदना है या फिर जो ममनी रहित बीज है वही हम बोवें। बीज में ममनियाँ अलग करने के लिए बीज को पानी में डाल दें और हाथ या लकड़ी अच्छी तरह से हिला दें, क्योंकि ममनी भाइयों हल्कियों हैं तो ये पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगी। जब ये पानी के ऊपर तैरेंगी तो छलनी द्वारा इन्हें आसानी से हटा लें और बीज को सुखाकर भाइयों बिजाई के लिए प्रयोग कर लें। ममनियाँ हटाने के लिए साध्य पानी की जगह पर 10% नमक के घोल का प्रयोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन नमक से भाइयों पानी में डालने से जो है बीज को नमक का जो प्रभाव है उससे मुक्त कर खातर बिजाई तक पहला जो है 2 से 3 बार हमने उसको साफ पानी तक जरूर धोना है ताकि उसका अंकुरण प्रभावित ना हो। ये तो भाइयों करी चर्चा गेहूं फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान और उनकी रोकथाम पे। और ये ले भाइयों जानकारी मौसम की। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस और आने वाले कल का जो अधिकतम तापमान है वो रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे लहसुन की काश्त पे और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बीज उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में और जानकारी लेंगे भाइयों औषधीय फसलों की व्यावसायिक खेती पे। और इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन सुना एक रागनी। 3 लाख के बदले में 10 लाख तलक भर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के ठीक फैसला कर दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के ठीक फैसला कर दूंगा। पूर्ण मल का रूप देख निधि उमंग भरी होगी, उसका दोष नहीं राजा उन्हें खोटी नीत करी होगी, खोटी नीत करी। तू बुढ़ा वो जवान अवस्था मौके बीच मरी होगी, मत करिए इतबार वीर का माड़ी नजर करी होगी, माड़ी नजर करी होगी। पूर्ण मल का खोट मिलत मैं शीश काट धर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के ठीक फैसला कर दूंगा। सब जान है दुनिया में किसी हो से जाता लुगाइया की, मर्द जात की एक सुनना सच्ची बात लुगाइया की, सच्ची बात। महाभारत कुरुक्षेत्र में खो की मुलाकात लुगाइया की, तू सब जाने दुनिया में किसी ओ से जात लुगाइया की, ओ से जात लुगाइया। इनके मारे मिले खाक में पता तेरे घर दूंगा, दूध और पानी अलग छान कर
विष्णु शिव जी ने भी नर का चोला पाया। इंद्राणी कदे बिरमानी कदे पार्वती रंग छाया, पार्वती रंग छाया। कदे लक्ष्मी डान डंकनी इनकी अद्भुत माया। मानस न दे मार जानते ऐसा जाल फलाया, ऐसा जाल फलाया। तेरी भी न्यूए कदे न कदे मैं लागी दिखा कमर दूंगा। उधर पानी अलग छान के लक्ष्मी चंद की सगाना को नाम और दुनिया सब नकल करे। इन बातों ने कोई पहचान जो कोई इतनी अकल करे, जो कोई इतनी हो जाएगा बदनाम। धूप क्यों झूठ बात नहीं असल करे। मैं जगह जगह चिट्ठी गेरू एक पिता पुत ने कत्ल करे, पिता पुत ने कत्ल करे। या तो आज बाज बदी तना सारा बेद खबर दूंगा। उधर पानी अलग छान के ठीक फैसला करे। ये तो सुनी भाईजान रागणी और गायक कलाकार थे ज्ञानी राम। एक बार भाइयों चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई पे। किसान भाइयों, मिर्च मसाले की नकदी फसल है और हर रसोई में इसने हम इस्तेमाल करें हैं। और मिर्च में भाइयों विटामिन सी के साथ साथ कुछ खनिज लवण भी पाए जाए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य खातर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और मिर्च की अधिक पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाले फल लेने के लिए अच्छी किस्म का चुनाव करना जरूरी है। पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाइयों फसल की जो पैदावार है और गुणवत्ता है दोनों पर बुरा असर पड़े है और फिर मिर्च की खेती घाटे का सौदा साबित हो जाए। तो बात करें भाइयों मिर्च की, हमने उन्नत किस्में कौन कौन सी लेनी है। तो उन्नत किस्मों भाइयों एक किस्म है हिसार शक्ति, जिसने SC44 के नाम से भी जाना है। यह मसाले की अगेती पकड़ने वाली किस्म है और इस किस्म में भाइयों विषाणु रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और साथ ही लाल सूखी मिर्च की औसत पैदावार किसान भाई 15 से 20 क्विंटल 1 हेक्टर के हिसाब से ले सके हैं। और पके हुए लाल फलों में ओलेरेसिन की जो मात्रा है वो 12 से 15% तक पाई जावे है। हिसार विजय, इसने HC28 के नाम से भी जाना है। यह जल्दी पकने वाली विषाणु रोग के प्रति प्रतिरोधकता और मसाले के लिए बढ़िया किस्म मानी जावे है। और साथ ही भाइयों जो इसके लाल पके हुए फल हैं उसमें ओलेरेसिन की जो तत्व की जो मात्रा है वो 11 से 12% तक पाई जावे है। मिर्च की एक और उन्नत किस्म है पूसा ज्वाला। यह एक अधिक उपज देने वाली और दरमियाने आकार के फलों वाली किस्म है। इसके पौधे छोटे और फलों से लदे रवे हैं और हरी मिर्च की पैदावार भाइयों इसमें लगभग 75 से 88 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। पंत C1, इस किस्म के भाइयों फल ऊपर की तरफ लगे हैं और रोपाई के 60 से 65 दिन के बाद फल जो है वो लगने शुरू हो जाए हैं और 90 से जो है 100 दिन के अंदर जो है फसल तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। और हरे फलों की लंबाई जो है इसमें 5 से 8 सेंटीमीटर हो जाए और यह किस्म भाइयों पत्ती मरोड़ विषाणु और मोजेक के प्रति जो है कुछ हद तक यह किस्म जो है प्रतिरोधी मानी गई है। इसके अलावा भाइयों NP46 या भी अधिक उपज देने वाली और दरमियाने आकार के फलों वाली किस्म है। इस किस्म की हरी मिर्च की औसत पैदावार 100 क्विंटल 1 हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। बात करें खेत की तैयारी की तो मिर्च की फसल जो है किसान भाइयों तो किसी भी तरह की मिट्टी में हम ले सकें उगा सकें हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली और घनी जीवाश्म वाली जो दोमट मिट्टी है उसके लिए सबसे बढ़िया मानी जावा है।
साथ ही ज़मीन में 2 से 3 बार जोत के पाटा लगा कर खेत ने तैयार कर लें और 10 टन गोबर की खाद पहली जुताई के समय पर खेत में जरूर मिला लें। बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे बढ़िया है बिजाई खातर, और बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद जो है पौध रोपाई खातर तैयार हो जाए और 1 एकड़ में भाइयों रोपाई खातर लगभग 15 से 20 क्यारियां की हमने जो है जरूरत पड़े है। बीज की मात्रा और उपचार भाइयों 400 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और बीज को बिजाई से पहला भाइयों 2.5 ग्राम एमिसान या कैप्टान या थायरम नामक दवाई तय 1 किलोग्राम की दर तय प्रति किलोग्राम की दर तय जो है बीज ने हम उपचारित जरूर कर लें और उसके बाद ही बुआई करें। और पौध तैयार करना जो भाई अब अक्टूबर नवंबर की बिजाई करेंगे उसके लिए भाइयों गहरी क्यारियों को बनाने की सिफारिश करी जाए है और क्यारियों में बीज जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोने हैं। और रोपाई में भाइयों मिर्च के पौधे की रोपाई जो है डोलियों पर हमने करनी है और डोलियों की आपसी दूरी जो है 60 सेंटीमीटर और पौधे तो पौधे की दूरी हमने 45 सेंटीमीटर रखनी है। साथ ही बात करें भाइयों उर्वरक की तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश की शुद्ध मात्रा हमने इसमें लेनी है और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा हमने रोपाई के समय पर देनी है। शेष जो नाइट्रोजन रहेगी यानी कि 2/3 हिस्सा जो रह गया नाइट्रोजन का बचा हुआ वो हमने रोपाई के 1 महीने के बाद फूल आने वाली स्थिति में खड़ी फसल में देनी है। अब बात करें भाइयों फूल और फलों के गिरने की समस्या। पौधों की शुरुआती अवस्था में तो भाइयों फूल और फल गिरने लग जाए हैं। इस अवस्था को रोकने खातर भाइयों प्लानोफिक्स 1 मिलीलीटर दवा हमने 4.5 लीटर पानी के घोल में उसका पहला छिड़काव फूल आने की अवस्था में हमने करना है और दूसरा छिड़काव भाइयों पहले छिड़काव के 3 सप्ताह के बाद करना है। और फलों की तोड़ाई तो मिर्च के जो है फलों को बाजार में बेचने खातर भाइयों हरी अवस्था में तोड़ लें और मसाले के लिए फलों को पौधे पे लगा रहने दें और जब तक वो पूरे लाल नहीं हो जाए तब तक वो हमने तोड़ने नहीं है। साथ ही रोग का भी हमने प्रबंधन करना है। फल का गलना और टहनी मार रोग, क्योंकि भाइयों इस रोग को अंग्रेजी में डाईबैक के नाम से भी जाना है और इस रोग के लक्षण पत्तियों, टहनियों और पके फलों पर साफ देखने मिले हैं। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे काले रंग के धब्बे पड़ जाए हैं जिसके कारण पत्तियां झड़नी शुरू हो जाए और अधिक प्रकोप की अवस्था में भाइयों टहनियों के ऊपर जो है सूखनी भी शुरू हो जाए। पके फलों पर छोटे काले तथा गोलाकार धब्बे बन जाए और फल गड़ने शुरू हो जाए। इस रोग की फफूंदी बीज और मिट्टी में जीवित रह है और जमीन में जो है एक रोगी पौधे के जो अवशेष है जिस तरह ठूठ है, पत्ती है, तना है उन पर जीवित रहे हैं और आगामी जो फसल हमने लेनी है उसमें फिर संक्रमण पैदा करते हैं। तो इसका हमने प्रबंधन करना बड़ा जरूरी है कि जो फल का गलना या जो टहनी मार रोग है उसके प्रबंधन खातिर भाइयों बीज ने बिजाई तक पहले एमिसान या थायरम या कैप्टान दवाते 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए हिसाब तय पर्याप्त रोगी उससे उपचारित करना है। और फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जो एंडोफिल M45 की जो है 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है और 10 से 15 दिन के बाद इसी मात्रा का छिड़काव हमने दोबारा दोहराना है। तो ये तो करी भाइयों चर्चा मिर्च की बिजाई पे। और इवले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है, प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों है। खेती बाड़ी में भाइयों रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग तो जो नई नई समस्याएं हम देखने लग रही खेती बाड़ी में, जो जमीन की भौतिक दशा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण है, खाने में जो जहर है, इन सबको अगर हमने दूर करना है तो प्राकृतिक खेती करनी जरूरी है। एक तो जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं इससे किसान का खर्चा और उसका कर्ज बढ़ता जाने लग रहा है और बावजूद इसके आमदनी में कोई ज़्यादा असर देखने नहीं मिल रहा है। साथ ही रासायनिक खाद, कीटनाशक और हाइब्रिड जो बीज हैं वो अत्यधिक महंगे दर पर हमने मिले हैं। साथ ही रासायनिक खाद और जो कीटनाशक के प्रयोग से तेजी से मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा लग रही है, प्रदूषित होने लग रही है हमारी मिट्टी। साथ ही जो हमारा वातावरण है उसमें भी परिवर्तन आने लग रहा है, हवा भी दूषित होने लग रही है, पानी भी दूषित होने लग रहा है। और जो कंपनी है उस पर रासायनिक उर्वरक, संकर बीज कीटनाशक के लिए
निर्भरशीलता जो हमारी बढ़ती जाने लग रही है, यानी कि जो कंपनी है उनकी जो डिमांड है, क्योंकि वो जो हमारे लिए कीटनाशक बना रही हैं या जो रासायनिक खाद बना रही हैं उसकी मांग हर रोज़ बढ़ती जाने लग रही है, और हमारी जो निर्भरता है उन उद्योगों पर ज़्यादा हो गई है। साथ ही संकर बीज के उपयोग की वजह से भाइयों मिट्टी की जो पोषक तत्वों की कमी है, हानिकारक कीटों की बढ़ोतरी है, वो तेजी से होने लग रही है। और साथ ही साथ भाइयों देखा गया है जो उन्नत मापदंड हैं उनके स्थानीय फसल के जो बीज हैं और जो किस्म है वो धीरे धीरे गायब होने लग रहे हैं, यानी कि जो हमारी जो प्राकृतिक बीज थे वो तेजी से घटने लग रहे हैं। मिट्टी, पानी में चाहे वो झील है, नाले हैं, नदी हैं, जो हमारी हवा है, और अलग अलग प्रकार के जो लाभकारी जीव हैं जिस तरह मछली है, केंचुए हैं, अन्य जो कीट पतंगे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग रहे हैं इस जहर के कारण। और हम देखने भी लग रहे हैं कि उनमें बड़ी तेज़ी तक कमी आने लग रही है। और रासायनिक खाद और कीटनाशक प्रभावित जो खान पान है, इस तक कई तरह के रोग, चाहे वो इंसान है चाहे वो हमारे जीव जानवर हैं, सब न प्रभावित करने लग रहे हैं। सब के अंदर नई नई बीमारी देखने मिलने लग रही है। साथ ही भाइयों रसायन और जो कीटनाशक आधारित खेती है वह टिकाऊ भी नहीं है। पहले जितनी भी पैदावार लेने के लिए लगातार पहले तो ज़्यादा हमने रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग इसमें करना पड़ रहा है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।